हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ये सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है, साथ में व्याख्या भी की गई है। इससे आपको 20 से बहुत अधिक, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन की भी व्याख्या की गई है, तो गिनती के सिर्फ 20 है, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। और ये किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपके रीट, सीटेट, किसी भी टेट और कोई भी टीचिंग एग्जाम है जिसमें साइकोलॉजी आता है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सृजनात्मकता को खाली स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता की अवधारणा। अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि सृजनात्मकता होती क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सृजनात्मकता के अंदर मौलिकता, नवीनता, उत्पादकता। सृजनात्मकता में ये सभी चीज़ आते हैं जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। आपने किसी खराब वस्तु को लेकर कुछ नए नए चीज़ें बना लिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फैक्ट टू फैक्ट बात नहीं की जाती है। इसमें आपको एक पूछा जाए तो आप 10 जवाब दे सकते हैं 10 तरीक़ों से, तो वो होती है सृजनात्मकता। यानी आप में कुछ क्रिएटिविटी है, आप कुछ सृजन कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इरादादार बौद्धिकता, अभिश्रित सोच, विविध सोच, द्रव बौद्धिकता। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि फैक्ट टू फैक्ट बात नहीं की जाती है। फैक्ट एक होते हैं, बुद्धि के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। तो जो अपसारी चिंतन है वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आती है, और जो अभिसारी चिंतन है वो आपकी बुद्धि के अंतर्गत आती है। अभिसारी, एक होता है अभिसारी चिंतन और दूसरा होता है अपसारी। फ्रेंड्स, वर्ड में कंफ्यूज ना करें, बहुत ही अप और अभी में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर ये बुद्धि से संबंधित है और ये आपकी सृजनात्मकता से संबंधित है। यहाँ पर सृजनात्मकता से संबंधित है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जो आपके अभिसारी चिंतन है उसमें फैक्ट टू फैक्ट बात की जाती है। जैसे सपोज करो किसी ने पूछ लिया भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आप एक ही उत्तर दे सकते हो। आपने सपोज करो कि आपने किसी ने पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है, तो आंसर उसका एक ही होगा। आप बदल नहीं सकते, अपने मन से नहीं बना सकते हैं। ये होती है अभिसारी चिंतन। लेकिन अपसारी चिंतन में क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को कुछ पूछा कि सपोज करो कि एक बेसन से ही पूछ लेते हैं कि आप बेसन से क्या बनता है। तो सिर्फ बेसन से सिर्फ एक पकौड़ी नहीं बनती है, बेसन की आप सब्जी बनती है, पकौड़ी बनती है, बेसन की कढ़ी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपसारी चिंतन, मेरा कहने का मतलब किचन से नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप एक चीज़ अगर एक पूछा जाए तो आपके पास उस 10 चीज़ें मौजूद हो उस चीज़ के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यही है कि विविध सोच। इसका आंसर क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि विविध सोच, क्योंकि हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं एक से। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत या संस्कृति प्रभावित। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है फ्रेंड्स। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, सपोज अगर हम कुछ सोच रहे हैं और उसको भाषा भी उसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो वो होता है भाषा निर्धारित। क्योंकि यहाँ पर सोचने की प्रक्रिया कौन निर्धारित कर रहा है, भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण करता है। ऑप्शन देख लेते हैं,
लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो फ्रेंड्स, जो पुरुष और महिलाओं के कार्य को लेकर अगर बात करें तो भगवान ने नहीं बनाया, किसी सृष्टि ने नहीं बनाया, इसको समाज ने बनाया है। जैसे अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों का काम है किचन में काम करना, और लड़कों के नाम आते ही बोलते हैं लोग कि क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भगवान ने नहीं बना कर भेजा है, इसे समाज ने निर्धारित किया है कि ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यानी कि समाज द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर RTE 2009 की बात हो रही है फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दिव्यांग बच्चों की, ऑप्शन देखते हैं, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो RTE बात करता है 2009, ये अगर सामान्य बच्चे की बात करें तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए है। बट यहाँ पर दिव्यांग बच्चे सबसे पहले जानते हैं कि दिव्यांग बच्चे होते कौन हैं। तो जिनका कोई अंग में दिक्कत हो, कोई अगर देखने में दिक्कत हो, कान से सुनाई नहीं पड़ता हो, तो उसे ही कहते हैं दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। और उनके लिए जो RTE वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए उनके लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्वजागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना। ऑप्शन देखते हैं, संज्ञान बोध, समायोजन, केंद्रीकरण, संज्ञान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि स्वजागरूकता यानी अप टू डेट हैं आप। संज्ञानात्मक क्षमताएं, जैसे संज्ञानात्मक क्षमताएं कौन कौन सी होती है, स्मृति, आपके चिंतन, समस्याओं का समाधान। तो इसके अंतर्गत ये बोल रहा है कि योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। तो संज्ञान बोध, समायोजन, केंद्रीकरण या संज्ञान। तो इसका आंसर होगा ए, संज्ञान बोध। क्यों होगा यहाँ पर संज्ञान, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि संज्ञान, आपको ही पता है कि संज्ञान सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज, यानी किसी चीज़ को हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कोई सपोज करो कि एक छोटा सा कीवर्ड दिया, तो उसे हम जागरूकता नहीं कहेंगे, संज्ञानात्मक क्षमता नहीं कहेंगे। यहाँ पर बोध आपको ही पता है कि बोध का मतलब होता है समझ। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्वजागरूकता, हम जागरूक हैं किसी चीज़ को लेकर। संज्ञानात्मक क्षमता है क्योंकि हमारे में अंदर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर स्मृति भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक बोध, इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक बोध। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं। जब बोल रहा है कि जब बच्चे द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर, सपोज करिए किसी ने कोई सूचना दी, तो सूचना के आधार पर नहीं, बल्कि उस सूचनाओं को अपने अनुभव के आधार पर, उससे संबंधित जो ज्ञान है बच्चे के पास, तो उसके आधार पर सोच रहे हैं। तो इसका क्या होना चाहिए, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच या प्रतिक्रियावादी सोच। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमूर्त सोच। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सृजनात्मक सोच, मैंने अभी बताया था कि इसमें प्रोडक्टिविटी होती है, इसमें कुछ नया निर्माण करते हैं, मौलिकता होती है, नवीनता होती है। लेकिन अमूर्त सोच जिसे अमूर्त मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ये सिर्फ विचार होते हैं। तो अमूर्त सोच हम जिसे टच नहीं करते हैं, ये भौतिक नहीं होती है। मूर्त सोच ये भौतिक होती है, इसे हम छू सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब प्राप्त की गई सूचनाओं को हम अनुभव के आधार पर, तो यहाँ पर जो आपके पास अनुभव थे और जो आपकी सूचनाएं प्राप्त हुई उसके आधार पर आपने सोचा, तो ये मूर्त सोच के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय अंगरंगों की ओर विकास को दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये विकास चैप्टर से संबंधित है और
और एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, सीटेट हो या रीट हो, एक क्वेश्चन विकास से संबंधित जरूर आते हैं। विकास के जो विशेषताएं हैं वो जो बताया गया है, तो बोल रहा है कि केंद्रीय भाग से परिधीय भाग की ओर। ऑप्शन देखते हैं, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, स्वप्नीय विकास के सिद्धांत को या विकर्णीय विकास के सिद्धांत को। तो यहाँ पर केंद्रीय भाग से परिधीय भाग की ओर बता रहा है, तो यहाँ पर मध्य भाग से बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शा रहा है। विकास दो तरह से होते हैं, एक तो मस्तोन्मुखी और एक मध्य बाह्य होता है। तो इसका यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि केंद्रीय भाग, जिसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पर बोल रहा है इंडिविजुअल एजुकेशन की बात कर रहा है, इंडिविजुअल एजुकेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम होगा, क्योंकि बच्चा हमें सेंटर में बच्चा को रखकर हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, बच्चे के रुचि योग्यता के अनुसार हम कुछ योजना बनाते हैं। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इंडिविजुअल एजुकेशन की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कीमा का मतलब है। फ्रेंड्स, स्कीमा आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये प्याजे से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्कीमा क्या है? खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो इसका आंसर होगा स्कीमा, लंबे समय में के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। कहने का मतलब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा में जान लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा में जैसे आपको कुछ नॉलेज मिला तो उसको आपने अपने क्रम के अनुसार इसे सजाया। ये नहीं कि आपने सपोज करो कि हमें देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी कि अगर 1857 क्रांति है तो 1857 की जैसे सामाजिक क्रांति हो गई, राजनीतिक क्रांति हो गई, सामाजिक कारण हो गया, तत्कालीन कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया। तो हम अगर कोई पूछता है हमें कि सामाजिक कारण अगर कोई पूछता है हम तत्कालीन कारण नहीं बता सकते, कोई अगर राजनीतिक कारण पूछ रहा है तो उसे हम सामाजिक कारण नहीं बता सकते। तो यही स्कीमा है। स्कीमा में जो आपको नॉलेज जो मिल रहा है ना, कहने का मतलब कि जो आपकी जो नॉलेज मिल रहा है ना, तो याददाश्त की बात कर रहा है, सूचना को संगठित करना। संगठित करने का मतलब है कि जब क्रम अनुसार सजाना है आपको। ये नहीं कि आपने ए को बी में, बी को सी में कर दिया, नहीं। अगर जिस क्षेत्र से संबंधित आपको नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, आपको उसी क्षेत्र में आपने एक क्रमानुसार सजाया और कोई पूछता है तो आप उसे जवाब दे देते हो। तो यही होता है हमारा स्कीमा, जो लंबे समय याददाश्त में सूचना को संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। यहाँ पर यही बोला कि सूचना को संगठित यानी कि आपको क्रमानुसार तरीके से सजाना है, खिचड़ी नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित दिए गए आईक्यू में शिक्षणीय वर्ग को चुने। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आईक्यू है उस वर्ग को चुनिए जो शिक्षणीय है, यानी कि उसको प्रशिक्षण के द्वारा उसे हम सुधार सकते हैं। 70 से 90, 30 से 35, 50 से 70, 50 से नीचे। तो उस आईक्यू को ढूंढना है जिसको हम शिक्षणीय यानी कि शिक्षा के द्वारा सुधार सकते हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स रीट में आया था ये क्वेश्चन, और इसका आंसर ए और सी दोनों माना गया है, यानी कि 70 से 90 और 50 से 70 ये दोनों ऐसे आईक्यू हैं जिसको प्रशिक्षण के द्वारा सुधार किया जा सकता है, प्रशिक्षित हम कर सकते हैं उस आईक्यू को। क्वेश्चन नंबर 11 है, आनुवंशिकता की इकाई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आनुवंशिकता की इकाई हैं। क्रोमोसोम, निषेचित अंड, जीन या युग्मज। तो आनुवंशिकता की इकाई है जीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता की बात की जा रही है। ऑप्शन देखते हैं, विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मात्रात्मक कीवर्ड को जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर मात्रात्मक की बात की जा रही है, तो मात्रात्मक में वृद्धि आता है। वृद्धि यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, जैसे भार, वजन, जिसे हम गणना कर सकते हैं, वो विधि के अंतर्गत आता है। और विकास के अंतर्गत संपूर्ण विकास आ जाता है, जैसे आपका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास।
तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है, यानी जो एक पूनम नाम की कोई लड़की है और उसका कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र दोनों कितना है, 9 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि वर्ग का पूछ रहा है। उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत, प्रतिभावान। तो फ्रेंड्स पहले हम इसे रूल से, सूत्र से निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका सूत्र है MA बटा CA इंटू 100। तो MA, तो इसमें बोल रहा है कि MA कितना है, MA है 9 वर्ष और CA भी कितना है, 9 वर्ष और इंटू 100। तो 9 to 9 कट गया और बच गए, ये कितने बच गए, 100। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 90 से जो 110 का है वो श्रेणी औसत के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर होगा C। फ्रेंड्स ये सूत्र जरूर याद रखें, MA बटा CA इंटू 100। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें याद नहीं होता है तो CA बटा MA इंटू 100 कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। एक याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। अपनी माँ होती है, माँ, आपको पता है कि माँ में दुनिया में माँ को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है, सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। तो आप बस इतना याद रख लो कि हम माँ को हमें ऊपर रखना है, बाकी CA नीचे और इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया? सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, पियाजे, कोहलर, आशुबेल। तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक आंसर आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने व्यवहारिक सिद्धांत दिया है, जिसमें 5 आपके गौण नियम बताए हैं और 3 मुख्य नियम बताए हैं। तो इसका आंसर होगा A। बाकी देख लेते हैं। पियाजे आपके संज्ञानात्मक विकास दिया है, कोहलर ने आपके गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया है और आशुबेल ने आपके खोज विधि दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स नहीं पर ध्यान जरूर दें, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। बी है बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। सी है उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। डी है जहाँ तक शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही करने की कोशिश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो थॉर्नडाइक है ना, थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता के नियम। तो तत्परता यानी कि तैयार इसमें आ जाता है आपका, अभ्यास और पुरस्कार, ये तीनों आपके ऑप्शन में आ जाते हैं। बट ये जो खोज विधि है थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, तो यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। खोज विधि को ब्रूनर और आशुबेल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक करता है या व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है, युवा रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्यों और प्रणाली में खुला परिवर्तन। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है, क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक नहीं है। क्यों सहायक नहीं है? क्योंकि एक सपोज करो कि कोई स्कूल में कोई दिक्कत होती है, तो एक स्कूल के जो नियम बनाए हुए नियम किसी और में लागू नहीं हो सकते। जिस तरह से थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, आपके पियाजे का सिद्धांत है, तो आप वो सभी बच्चों में लागू होती है। और ये जो क्रियात्मक शोध है, तो ये शोध खोज है, ये आपके अगर एक स्कूल की जो नियम बनाए गए वो दूसरे स्कूल में लागू नहीं होते, यानी कि सिद्धांत निर्माण नहीं किया जाता है। बाकी देख लेते हैं। व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायक है, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे व्यवहार में जो जैसे स्कूल में डेली रूटीन में जो दिनचर्या में जो दिक्कतें उत्पन्न होती है उसका समाधान करते हैं। त्वरित चिंताजनक समस्या यानी कि जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम जल्दी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे युवाओं, उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि कोई सिद्धांत निर्माण नहीं होता है इसके अंतर्गत, तो हम जैसे ज़रूरत होता है ज़रूरत के अनुसार उसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है,
अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया को निरंतर प्रक्रिया द्वारा प्रकट करती है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम सिद्धांत या कोहलर अधिगम सिद्धांत। तो इसका बोल रहा है बच्चे और वातावरण के बीच में अंतःक्रिया। तो ये ऑप्शन होगा बी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास ये बच्चे और वातावरण के बीच में अंतःक्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने पर से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस समृद्धि को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये पावलोव चैप्टर से संबंधित है, पावलोव सिद्धांत से संबंधित है, जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो कुत्ता की बात की जा रही है कि जो मांस प्रदाता यानी जो मांस देने वाला है उसको मांस जो मुंह में सीधे रखता है तब लार नहीं टपकाता है, जबकि ये बोलता है कि जब वो आ रहा है अपनी सीढ़ियों से, जब वो प्रशिक्षक जो है जो सीढ़ी से आ रहा है उसके दौरान ही कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। तो इस समृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विलोपन, शिक्षा बिना प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि मांस प्रदाता जो मांस सीधे मुंह में रखता है उसके लिए नहीं, बल्कि वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है तो उस प्रशिक्षक के कदम की आवाज़ से वो लार टपकाना शुरू करता है। तो इसका आंसर होगा अनुकूलित उत्तेजन, क्योंकि उसने उस समय के साथ अनुकूलन स्थापित कर लिया है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। विलोपन में क्या होता है कि सिर्फ प्रशिक्षक द्वारा जो है सिर्फ सपोज करो घंटी बजाया जा रहा है, सिर्फ घंटी बजाया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे भूलता जाता है, तो इसी को कहते हैं विलोपन। विलोपन यानी कि जब उद्दीपन के हो रहा है लेकिन अनुक्रिया कुत्ते द्वारा नहीं हो रही है, तो वही होता है विलोपन। क्योंकि सिर्फ अगर घंटी बजाया जाए, उसे मांस का टुकड़ा नहीं दिया जाए, खाना भोजन नहीं दिया जाए तो लार नहीं टपकाएगा, तो यही होता है धीरे धीरे वो भूलता जाता है। दूसरा है बिना शर्त प्रोत्साहन, यानी कि अनकंडीशनल, यानी कोई कंडीशन ना हो, अगर खाना देने में उसको कोई कंडीशन ना रखा जाए। तत्परता आपको पता है कि थॉर्नडाइक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। यानी कि अधिगम विकलांगता के बारे में बोल रहा है जिसमें क्या है, लिखावट में कठिनाई है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लिखावट में कठिनाई शामिल है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अथवा अति सक्रियता विकार। तो इसका आंसर होगा सी, डिस्ग्राफिया। बाकी देख लेते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधित है। डिस्कैल्कुलिया मैथ से संबंधित है, यानी कि गणितीय संक्रिया बच्चा नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है, प्लस को माइनस को नहीं समझ पाता है कि हमें क्या लगाना है या क्या है ये। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा उल्टा पढ़ता है, उसे उल्टा समझ नहीं आता है, जैसे 6 को 9 उल्टा समझ पढ़ता है वो। और ध्यान अथवा अति सक्रियता, यानी कि ADHD की बात हो रही है, यानी बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है एक जगह, 2-2 मिनट में उसकी राय बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं कि दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों का सही लाभ क्या है। यानी कहने का मतलब कि एक बच्चा है जो 2 लैंग्वेज जानता है, तो वो 2 लैंग्वेज जानता है तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चा एक से अधिक भाषा जानता है तो उसको कॉन्सेप्ट गठन यानी कॉन्सेप्ट निर्माण कर सकता है। जैसे अपन एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ चीज़ें हिंदी में होती है तो हम समझ नहीं पाते, फिर उसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो समझ लेते हैं। तो हमारे अवधारणा समझ जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। दूसरा रहता है विश्लेषणात्मक तर्क, यानी आप उस चीज़ को नए सभी तरह से विश्लेषित कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं। संज्ञानात्मक लचीलापन, यानी कि आपके स्मरण, चिंतन, समस्या समाधान, ये सब आप कर सकते हैं अगर आपको 2 लैंग्वेज है तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।